नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। कश्मीरी हिंदुओं के गुनाहगार यासीन मलिक को उसके किए की सजा आज सुनाई गई। दिल्ली की अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद का आदेश जारी कर दिया है। एनआईए ने कश्मीर में आतंकवाद को लेकर 2017 में जो केस दाखिल किया था, उसी केस में यासीन मलिक की क्राइम कुंडली का नतीजा आज निकला। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या यासीन मलिक को मिली सजा कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक नजीर बनेगी, या फिर ये इंसाफ अभी अधूरा है क्योंकि यासीन के गुनाहों के लिए उसे सजाए मौत देने की मांग हो रही है। यासीन मलिक के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में सजा का ऐलान किया है। आईपीसी की धारा 121 यानी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में उम्र कैद की सजा दी गई है। यूएपीए की धारा S17 यानी टेरर फंडिंग के केस में भी यासीन मलिक को उम्र कैद मिली है, यानी 2 मामलों में उम्र कैद। जबकि आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश या कॉन्स्पिरेसी में 10 साल, यूएपीए की धारा 16 यानी आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर 10 साल की सजा अलग से हुई है। यासीन मलिक को कुल 10 मामलों में सजा सुनाई गई आज। जानकारी के लिए बता दें कि यासीन की सजा कॉन्करेंटली चलेगी, यानी उसे अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग जेल नहीं दी जाएगी। यासीन मलिक ने दिल्ली की कोर्ट में खुद अपने गुनाहों को कबूला था। कश्मीर में मानवता के खिलाफ उसके अपराधों की एक लंबी लिस्ट है। इसलिए कश्मीरी हिंदुओं के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे कुछ लोग यासीन मलिक के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे हैं। 1990 में यासीन मलिक ने 4 एयरफोर्स के जवानों की हत्या करवाई थी। उन शहीद सैनिकों में से एक रवि खन्ना के परिवार का कहना है कि यासीन को उसके गुनाहों से कम सजा मिली है। सुनिए निर्मला खन्ना जी की ये बयान। पता नहीं, इतने में भी कईयों को बड़ी राहत मिली होगी, लेकिन मैं सच्ची बात कहूँ, मैं तो अभी तक शांति में नहीं हूँ। मेरा सीज फायर नहीं हुआ। मैंने प्लेज करा था आई फाइट टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ माइन। सो प्लीज अपने केस में क्या वर्डिक्ट चाहते हैं आप? अपने केस में वही मौत की सजा, मौत। यासीन मलिक महज एक आतंकवादी भर नहीं था, वो दहशतगर्दी का एक स्कूल रहा है। लेकिन कश्मीर में आम लोगों की बात करने वाली पार्टियां और उनके नेता पाकिस्तान परस्ती में यासीन की ढाल बनने की कोशिश कब से कर रहे हैं, मुझे हैरानी होती है ये सब देखकर। आतंकवादी के साथ भी खड़े रहेंगे, फिर बचता ही क्या है? आप अपने देश में एक आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं। कश्मीर की पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन ने अपने बयान में कहा है कि यासीन मलिक को दी गई उम्र कैद की सजा दुर्भाग्यपूर्ण और शांति के प्रयासों को पीछे धकेलने वाली है। हमें डर है कि इससे क्षेत्र में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सजा के ऐलान से पहले ही भारत की अदालतों को कटघरे में खड़ा करने की हिमाकत भी करी थी। आज सुनिए महबूबा मुफ्ती ने आज क्या बयान दिया। मैंने जुडिशरी के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान में एक आदमी को लिंच किया गया, वहां उन्होंने 6 आदमियों को फांसी दी और 1 दर्जन लोगों को उम्र कैद की सजा दी। यहाँ कितने इखलाक लिंच हो गए अभी तक 2015 के बाद? तो एक को क्या, बल्कि उनको तो हार पहनाए जाते हैं, उनको तो सजा नहीं दी जाती, उनको गार्लैंड किया जाता है, हार पहनाया जाता है, उनका इस्तेकबाल किया जाता है। यही फर्क है उस जुडिशरी और इस जुडिशरी में। आप बयानों को देखेंगे तो कश्मीरी पार्टियों की सोच और पाकिस्तान की सोच में कोई खास अंतर आपको नजर नहीं दिखाई देगा।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने यासीन मलिक को मिली सजा को अन्याय कहा है। उससे पहले उन्होंने यूएन की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट को चिट्ठी भी लिखी थी और यासीन मलिक पर लगे आरोपों से उसे बरी कराने की मांग भी की थी और कहा था कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन यासीन मलिक को जेल से रिहा कराने की पहल करे। यासीन मलिक पर पाकिस्तान ये स्टैंड लेकर खुद कटघरे में आ खड़ा हुआ है। ये वही यासीन मलिक है जो हाफिज सईद के साथ आतंकी जलसों में दिख चुका है, जबकि खुद पाकिस्तान की कोर्ट्स हाफिज सईद को सजा देने को मजबूर हुई हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना है। और मैं आज जज ने जो कहा, इस ऑर्डर का एक हिस्सा भी दर्शकों आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूं। बहुत लोगों की दलील और एक लॉबी, एक इकोसिस्टम है भारत देश में जो कहता है कि बेचारा शाम को लौटा घर उसे भूला नहीं कहते। तो मैं बताना चाहती हूं कि जज साहब की इस पर क्या राय थी। उन्होंने कहा, आफ्टर गिविंग अप आर्म्स इन 1994 he has never sheltered or provided logistic support to any terrorist or terrorist organization। ये दलील है यासीन मलिक के lawyers की। It has also been claimed that the fact that many prime ministers of government of India have meaningfully engaged with him, given him platforms to express his idea, reflects that even the government of India had accepted that he was a reformed person। दर्शकों, मैं आपको याद कराना चाहती हूं कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो मीटिंग जो 2007 की मीटिंग है या 2011 की मीटिंग है, जिसमें प्रधानमंत्री के घर पर यासीन मलिक को बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, और वो आज एक हिस्सा बनी है इस रिपोर्ट का कि आपने उसे क्रेडिबिलिटी दी है। ये किया है कांग्रेस पार्टी ने इस यासीन मलिक के साथ, और ये तस्वीरें 2006 17 फरवरी की आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि ये किस तरह इस देश ने कश्मीरी पंडितों का तो साथ नहीं दिया था, कश्मीरी हिंदुओं का तो साथ नहीं दिया था, लेकिन यासीन मलिक जैसा दरिंदा, जैसा आतंकी जिसने 4 इंडियन एयरफोर्स के अफसरों को मार गिराया था, जो उसने खुद कबूला है, और हजारों ऐसे कत्ल किए थे, कत्ले आम किए थे कश्मीर में, उसे तो प्रधानमंत्री के घर पर बुलाया गया था। और जज कहते हैं उम्र कैद की सजा, क्योंकि कुछ सरकारों ने यह भी माना था कि ये सुधर चुका है। तो आज पब्लिक का सवाल उठता है, क्या यासीन मलिक को उम्र कैद की बजाय फांसी होनी चाहिए थी? सवाल नंबर 2 जो पब्लिक पूछ रही है, क्या यासीन मलिक के समर्थन पर कश्मीरी पार्टियों की पोल आज खुल गई है? और सवाल नंबर 3, क्या यासीन मलिक को मिली सजा से आतंकवाद की कमर टूटेगी कश्मीर में? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है नुपुर शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी की हैं, माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, आरती टिक्कू कश्मीरी पंडित, MS बिट्टा चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, अहमद अयाज जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है नुपुर शर्मा को। नुपुर शर्मा, उम्र कैद 2 काउंट्स पर क्या ये फिर भी तसल्ली दे पाएगी उन कश्मीरियों को, उन कश्मीरी हिंदुओं को जिन्हें कत्ले आम देखना पड़ा और जिन्हें अपना घर छोड़कर कश्मीर से बाहर जाना पड़ा? मैं आज पूछना चाहती हूं, क्या ये सजा काफी है या ये पहला नजारा है सजा का और खेल अभी बाकी है? नविका जी नमस्ते। तो मैं क्या ही कहूं, क्योंकि आज दिन ऐसा है, लेकिन एक चीज से मैं आपको जरूर आपके द्वारा आपके दर्शकों को वाकिफ कराना चाहूंगी
कि खेल तो अभी बाकी है, ये तो सिर्फ टेरर फंडिंग का मामला है 2017 का। हालांकि मेरा मानना है, जैसे एनआईए ने पूर्ण कोशिश करी कोर्ट के सामने कि इसमें सजाए मौत मिलनी चाहिए, और अमाइकस का अपना जो रुख था वो ये था कि इसमें उम्र कैद होनी चाहिए। तो इसके चलते अब जो भी है, लेकिन मैंने एक अन्य मीडिया चैनल पे ये ज़रूर सुना है कि एनआईए अगर ये सिर्फ उम्र कैद की सज़ा मिलती है तो इसको अपील में ले जाके ये सजाए मौत के लिए, सेंटेंसिंग को बदलने के लिए अपील ज़रूर करेगी। दूसरी बात, 1990 का जो इंडियन एयरफोर्स का जो मामला है, जिसके अंदर 4 हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो जवान थे उनको किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, हमारे जो शहीद लेफ्टिनेंट आई थिंक खन्ना थे, उनकी वाइफ को, आज उनकी मिसेस को मैं टीवी पे सुन रही थी, तो उनके लिए क्लोजर और उनके लिए इंसाफ तो तभी होगा जब जिस ने उनके ऊपर ये हमला किया था रावलपुर के अंदर, उनके ऊपर सजाए मौत और पेन तोड़ेगी जिस दिन कोर्ट कचहरी। तीसरी बात, देखिए कभी भी किसी के नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन इस देश के अंदर देश के संविधान का बोलबाला है, रूल ऑफ लॉ है, तो इसके चलते तो इनको उसी हिसाब की सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये मेरा आरती टिक्कू जी, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कश्मीर से जितना आपका नाता है शायद किसी का नहीं है, और कश्मीर के जितने घाव आपके दिल पर हैं उतने शायद कोई समझ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। आरती टिक्कू जी, इज दिस इनफ? क्या ये काफी है? देखिए, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है। ये अभी जैसे कि नुपुर जी ने भी कहा, पिक्चर बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी शुरुआत इसलिए है क्योंकि 32 साल तक एक सिस्टम था जिसकी वजह से यासीन मलिक, एक आतंकवादी जिसने खून किया लोगों का, जिसने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की शुरुआत की और जिसने इंडियन स्टेट के खिलाफ एक युद्ध जारी किया, उस आदमी को लेजिटिमाइज किया एक सिस्टम ने। उस आदमी को मीडिया ग्रुप्स ने एक तख्ते पे बिठा के उसको इज्जत दी, उसको प्रिविलेज और पावर जो मिली उस सिस्टम से, वो सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है आज पहली बार 32 साल में। क्योंकि 32 साल में किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि यासीन मलिक जो एक आतंकवादी था और उसको नाम दिया गया था कि ये गांधीयन है और ये कहा गया था कि वो फ्रीडम फाइटर है, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको कटघरे में खड़ा करे और उसको उसकी सजा हो। तो मेरे हिसाब से ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। ये कहाँ आगे पहुंचेगी वो देखना अभी बाकी है, लेकिन मैं साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि सिस्टम के वो जो लोग थे जिन्होंने यासीन मलिक दरिंदे, एक आतंकवादी को इतनी जो उसको इज्जत दी और जिसको लेजिटिमेसी दी, उनकी भी, उनके बारे में भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनके चेहरे भी पब्लिक के सामने लाने चाहिए और उन लोगों को भी सजा कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ यासीन मलिक की बात नहीं है, ऐसे ही कितने सारे आतंकवादी पिछले 32 साल में पनपे गए और 32 साल में किसी की हम लोगों की सुनवाई नहीं थी। कश्मीरी पंडित जो नरसंहार का विक्टिम था उसकी सुनवाई कहीं नहीं थी, वो मीडिया ग्रुप्स में हो। बिल्कुल, और दूसरे लोग उन्हें बैठाकर हीरो बना रहे थे, उनके इंटरव्यू ले रहे थे, उनको प्रधानमंत्री आवास पे बुला रहे थे। ये था उस दौर में हमने जो देखा, इस देश ने जो देखा। और माजिद हैदरी, आज मैं पूछना चाहती हूं कि गुपकर अलायंस चिंता में पड़ गई है, अब क्या होगा? क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, मंजिलें अभी और भी हैं। तो माजिद हैदरी, क्या होगा इस गुपकर अलायंस का, जिसने 32 साल से ना अपील की, ना कभी कोई कोर्ट में एविडेंस पहुंचाई, ना कभी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर कोई भी न्याय की कोशिश की। आज न्याय का पहिया चला, टेरर फंडिंग के केस में चला और उम्र कैद तो हो गई, फांसी शायद दूर नहीं हो। माजिद हैदरी, आज कम से कम भारत को
सलाम तो कर दीजिए, भारत माता की जय तो बोल दीजिए। जी बिल्कुल नाविका साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ना मैं गुपकार अलायंस का समर्थक हूं ना ही यासीन मलिक का समर्थक हूं। मुझे तो सबसे पहले पंडित भाइयों की पीड़ा और जो उनका इंसाफ का जो इंतजार है उस पर मुझे लाए से 4 दिन 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार। आपने बिल्कुल सही कहा कि मनमोहन जी के पास यासीन मलिक जी जाते थे, लेकिन एक दूसरे सरकारी दामाद को आप भूल गए, जिस सरकारी दामाद को अटल जी कंधार छोड़ने गए थे, जिस सरकारी दामाद का नाम अजहर मसूद था। खैर हम वो भी बात नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं कि इस देश में हम क्यों नहीं करेंगे? आप पब्लिक को बेवकूफ मत समझिए। अगर अटल जी की सरकार में जसवंत सिंह लेकर गए थे तो वो लोगों की जानें बचाने के लिए गए थे। IC 814 हाईजैक हो गई थी। आप मिसलीड मत करिए पब्लिक को। तो हो सकता है मनमोहन जी भी लोगों की जान बचा रहे होंगे, भारतीय की जान पर एक भारतीय की जान बचाने के लिए 100 ऐसी जानें जिनका कोई वजूद नहीं है कुर्बान है। ये फैसला लिया था वाजपेयी जी की सरकार ने, और वाजपेयी जी की सरकार ने ये फैसला अकेले में नहीं लिया था। ऑल पार्टी मीटिंग में सबने इसको सपोर्ट किया था कि भारतीय जानों को बचाना ज्यादा जरूरी है। आपको सिर्फ वाजपेयी जी की याद क्यों सताती है? आपको बाकी लोग क्यों नहीं याद आते? नाविका साहिबा बात सुने, नाविका साहिबा वो फैसला इतना गलत था कि उसके बाद उड़ी हुआ जिसमें हमारे जवानों की जान गई, उसके बाद पठानकोट हुआ और उसके बाद पुलवामा हुआ। तो आज सबसे पहले भाजपा के जो प्रवक्ता है वो आज देश से माफी मांगी कि हमने जो फैसला उस दिन किया था वो देश के हित में नहीं था, हमें उस सरकारी दामाद के खिलाफ केस करना चाहिए, क्योंकि उस सरकारी दामाद के खिलाफ भाजपा बिल्कुल चुप्पी धारी है। मुझे नहीं समझ आता कि भाजपा का और उस सरकारी दामाद का आपस में संबंध क्या है। मैं तो कहता हूं आतंक की हम बात ही ना करें। आज तो बेचारे मुगल सम्राटों को कोर्ट कचहरी में धकेला जा रहा है। आदरणीय माननीय जो हमारे मुगलिया सल्तनत के सम्राट थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें आज अदालत में घसीटा जा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को अदालत में घसीटा जा रहा है। तो हम किस आतंक की बात कर रहे हैं? मैडम हमें आज अपनी सोच बदलनी होगी। आज तो इस देश के बड़े बड़े मुसलमानों को घसीटा जा रहा है अलग अलग नामों पे। अभी दूसरे चैनल में उन्हें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आतंकी कहा जा रहा है। तो हम किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? सच बताइए ना, देश को सच क्या है? आज हम जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं शायद बहुत पहले चले जाना चाहिए था। नुपुर जी आपको रिबट कर रही हैं और उसके बाद मैं बिट्टा जी को लाऊंगी। नुपुर जी पहले आप। अरे माजिद हैदरी, औरंगजेब को पता नहीं ग्रेट बताने वाले हैं। हमारा कोई आतंकी दामाद नहीं, लेकिन तुम्हारा ससुर जरूर होगा, मैं इतना बता देती हूँ तुम्हारे को। मैं हाँ है बिल्कुल सही मानती हूँ, है तुम्हारा ससुर। ये इसीलिए इतने पसीज रहा है तुम्हारा दिल आतंकियों के लिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं नहीं आप अगर हमारा दामाद नहीं, आई एम सॉरी, देखिए अगर ये दामाद बताएंगे तो मैं इनका ससुर बताऊंगी, मेरे रिश्ता बताएंगे, हालांकि रिश्ता था नहीं। अब थोड़ी सच्चाई पे आते हैं। वो जो 150 से अधिक लोगों को जिनकी जान बचाई ना, सरकार ने एक ऐसा कठोर कदम उठा के, और आपने इतने सारे अनगढ़ंत चीजें बता दी, उसके बाद भी तो बताइएगा क्या हुआ। पुलवामा और उरी के बाद क्या हुआ, बालाकोट में क्या हुआ? क्यों भूल जाते हैं कि आपका जिनके लिए दिल पसीजता है ना, उस पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के मारा है मिलिटेंट्स को और आतंकवादियों को। क्या बालाकोट में क्या हुआ, जरा बताइए देश को। आगे मारने आप गए बालाकोट में, अगर वो अपनी औकात में नहीं रहे। पहले मैं इतना जी हाँ, आप तो पाकिस्तान की बात मानेंगे ना, आप तो पाकिस्तान का ही नैरेटिव मानेंगे। आखिरकार दामाद जो ठहरे वहां के आतंकी आपके, ISI में आपने स्कूली शिक्षा करी होगी, है ना? ओसामा आपका लगता होगा, बाप दादा लगता होगा। जैसे मसूद आपका ससुर लग रहा है। कृपया करके अपने समय बोलिए, मैं आपको नहीं बोली। फर्क इतना है, आप करेंगे तो मैं भी करूंगी। आप मेरे देश के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो मैं आपके और आपकी जो पाकिस्तानी लॉयल्टी ना उसके ऊपर 50 उंगली उठाऊंगी और मैं आपको वर्बल थप्पड़ भी मारूंगी। आपको लगता है नहीं देश आपको देख ही नहीं रहा, माजिद हैदरी बर्दाश्त भी कर रहा है इतने सालों से, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आज 32 सालों के बाद न्याय का पहिया चला है तो आपको तकलीफ होने लगी, आप उंगलियां उठाने लगे। बिट्टा साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये है कौन जो आज हिसाब मांग रहे हैं कि IC 814 के समय पर किसको छोड़ा गया था और क्या किया गया था? ये है कौन जिन्होंने खून बहाया है हमारे भारतवासियों का? कम से कम वो तो बाहर के आतंकी थे, लेकिन ये जो घर के आतंकी हैं इनका क्या होगा? कवि प्रदीप जी का एक गाना जरूर आपने सुना होगा,
आजादी से पहले और आजादी के बाद। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। देखो जो आज फैसला आया है, ये फैसला सही फैसला नहीं है। कोर्ट को हम चैलेंज नहीं कर सकते। इस आतंकवादियों के लिए कई सालों से लड़ रहे हैं। सरदार बेअंत सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शहीद किया गया। उसको शहीद होने वालों को पंजाब में कहते फांसी की सजा माफ कर दो। जिसने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के पास मेरे दफ्तर पे ब्लास्ट किया, 38 लोग शहीद हुए, 90 जख्मी हुए। ये सारे सिख संगठन खालिस्तानी के चंद लोग कहते फांसी से माफ कर दो। और ये कश्मीर के अंदर जो बेगुनाहों का कत्लेआम करके कहते फांसी की सजा नहीं हुई, उम्र कैद की। क्या उम्र कैद की सजा क्या होती है? क्या होती है उम्र कैद की सजा? अंदर चले जाएंगे, कौन इनको पूछेगा? इनकी कम से कम फांसी की सजा और डेट फिक्स होनी चाहिए कि इन इतने दिनों में फांसी की सजा होनी चाहिए। अरे यासीन मलिक पाकिस्तान में इतने बड़े खतरनाक आतंकवादियों के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ धरना दे रहा है, उनके साथ बैठा है। और पाकिस्तान की सरकारें, भुट्टो का भी बयान आया, सरकारें कह रही हैं ये सरकार, अरे उनका क्या काम है हमारे में? अरे पाकिस्तान के साथ मिलके, आईएसआई के साथ मिलके हिंदुस्तान के अंदर हमारे जवानों का कत्लेआम, कश्मीरी पंडितों भाइयों का, बहनों का सुहागो उजाड़ना, कत्लेआम, तिरंगे झंडे का अपमान, नौजवानों को, युवाओं को पत्थर देकर जवानों पे फेंकना और उम्र कैद की सजा। क्या उम्र कैद की सजा? मैं नहीं इसको मानता। मैं इन संघर्षों को लड़ते 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 इन संघर्षों से हम भी थक गए कि कब इनको फांसी की सजा होगी। क्या कोई ऐसा कोर्ट बनेगा, एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोर्ट बनेगा कि 6 महीने का एक फासला होगा कि 6 महीने के अंदर फांसी की सजा या जो भी सख्त सजा होगी? 35 साल क्यों बीते? अभी मेरी बहन टिक्कू जी कह रहे थे उम्र कैद की सजा एक शुरुआत। मैं मानता हूं टिक्कू जी, मैं मानता हूं, बहन जी मैं मानता हूं कि ये एक शुरुआत हुई है, पर ये शुरुआत देरी से हुई। जो इन्होंने सबसे बड़ी बात कही वो नोट करने वाली है कि कौन सी ऐसी सरकारें, कौन से ऐसे पॉलिटिशियन थे जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से इसकी मुलाकात कराते। मैं बताती हूं आपको बिट्टा साहब, मैं बताती हूं। और ये लेखा जोखा पार्लियामेंट का है। 26 जुलाई 2011 में कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर मिले थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खार से। उनसे मिलने वाले थे सईद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फरूक, अब्दुल गनी भट्ट, आगा सईद बदगामी, बिलाल लोन। 10 नवंबर 2013 में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर सरताज अजीज मिले थे जेके सेपरेटिस्ट को दिल्ली में। और वो भी काफी सारे इस तरह के लोग थे जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने हाउस अरेस्ट में डालना शुरू किया और किसी को इजाजत नहीं दी, किसी भी अलगाववादी को इजाजत नहीं दी। यह पहले हो सकता था, पर क्यों नहीं हुआ माजिद हैदरी? क्यों नहीं? जी देखें नाविका साहिबा, मैं आपको सबसे पहले ये चीज मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो यासीन मलिक साहब का केस, और बिट्टा पाजी को भी बता दूं, यासीन मलिक का केस जो है वो 90 के दशक से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है जिसमें उसे सजा मिली है। तो आप लोग देश को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप देश को कहिए ना कि भाजपा ने उन केसेस को दबा के रखा है, उन केसेस की ना कोई सुनवाई होती है ना उन पे कोई काम होता है। और मुझे आप बता दें, पंडित भाइयों के लिए व्हाइट पेपर भाजपा की सरकार क्यों नहीं ला पाई पिछले 7 साल में? हर दिन आप पंडित भाइयों का खून बेचते हैं। इस मंच पे भी इलेक्शन के लिए, अभी गुजरात के लिए भी पंडित भाइयों का खून बिकेगा, 2024 के लिए भी पंडित भाइयों का खून बिकेगा। लेकिन पंडित भाइयों का यहाँ पे जिनोसाइड किसने किया उस पे कोई व्हाइट पेपर क्यों नहीं आ रहा? पंडित भाइयों को जम्मू कश्मीर से निकाला किसने, उस पे कोई व्हाइट पेपर क्यों नहीं आ रहा? का ख्याल आ गया। 32 साल से तो आपने हिसाब किताब मांगा नहीं, आज बड़ा कश्मीरी पंडितों का आपको ख्याल आ रहा है। माजिद हैदरी, घड़ियाली आंसू कब तक बहाएंगे? देश के लोग बेवकूफ नहीं है। हमेशा मुसलमान के आंसू घड़ियाली हमारे साथ कपिल मदान कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं और मैं पूछना चाहती हूं कपिल मदान जी से। एक आरटीआई दाखिल हुई थी 2007 में यूपीए सरकार के समय में,
और उस पर पूछा गया था व्हाट आर द रीजंस दैट द कोर्ट स्टेटेड फॉर रिलीज ऑफ यासीन मलिक, इफ इट वाज लैक ऑफ एविडेंस, व्हाट फर्दर प्रोग्रेस हैज द स्टेट मेड ऑन कलेक्टिंग फ्रेश एविडेंस एंड विटनेसेस इन द वेरियस केसेस पेंडिंग अगेंस्ट यासीन मलिक। और क्या कहा था जवाब में? आरटीआई जो लॉ लाया गया था कांग्रेस द्वारा लोगों को सशक्त करने के लिए, उसमें क्या कहा गया? हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है नहीं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड एप्लीकेंट कोर्ट के पास डायरेक्टली चला जाए, क्योंकि हमारे पास तो यासीन मलिक के बारे में कुछ है ही नहीं। और यह भी पूछा जब इस आरटीआई में, तो उन्होंने कहा कि कोई केस ऐसा शुरू ही नहीं हुआ यासीन मलिक के खिलाफ। और यह भी सवाल पूछा गया, इज इट करेक्ट दैट यासीन मलिक इज इवेडिंग हिज प्रेजेंस एट न्यू दिल्ली इन ऑल द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट हिम अंडर टाडा, सेइंग दैट ही हैड इल हेल्थ। उसमें कहते हैं वी डू नॉट हैव एनी केस अगेंस्ट यासीन मलिक पेंडिंग ट्रायल इन न्यू दिल्ली। तो कोई केस ही नहीं था, आपके पास तो कोई केस ही नहीं था। कपिल मतान, मैं नाविका जी बताता हूँ, जो बीजेपी अपने आप को इस कन्विक्शन ऑर्डर को लेके पोस्ट कर रही है। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू इस टेरर के मामले में बताना चाहूंगा। एक डिप्टी एसपी थे श्रीनगर के देविंदर सिंह। आपको पता है कि देविंदर सिंह क्या कनेक्शंस और टेरर अक्यूज को वो ट्रांसपोर्ट करते हुए पकड़ा गया और एनआईए ने उसके अगेंस्ट चार्जशीट नहीं फाइल करी, उसको डिफॉल्ट बेल करा दी। क्या आपने ये सवाल बीजेपी से पूछा कि आपने चार्जशीट टाइम पे क्यों नहीं फाइल करी और वो देविंदर सिंह डिफॉल्ट बेल पे कैसे निकल गया? चलिए यासीन मलिक को फिर यासीन मलिक के लिए कांग्रेस के नेता जाएंगे। आप खुद एडवोकेट हैं, आप जाके लड़ लीजिए, क्योंकि यासीन मलिक की बात करो तो आपको देवेंद्र सिंह याद आ जाता है। आप मुझे यासीन मलिक के बारे में आज बता दीजिए, मैं देवेंद्र सिंह के सवाल नुपुर शर्मा से पूछ लूंगी। आप मुझे यासीन मलिक के बारे में बता दीजिए। मैं यासीन मलिक के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। इस जो पर्टिकुलर केस के अंदर उसको कन्विक्शन हुआ है, ये 2018 का, अगर मेरी जानकारी गलत है तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से ये जो केस है, ये जो 2018 के अंदर टेरर फंडिंग का केस था जो एनआईए ने चलाया, जिसके अंदर उसने प्लीड गिल्टी किया और उसको कानून के मुताबिक सजा दी गई। ये 2017 का केस जरूर है, लेकिन मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि 2007 से 2013 तक आपकी सरकार कहती रही कोई केस ही नहीं है। तो 2017 में कम से कम उम्र कैद टेरर फंडिंग में हुई तो सही। नाविका जी 2014 से बीजेपी की सरकार है, ठीक है। 2014 के बाद इन्होंने पीडीपी के साथ अलायंस भी किया, जो कि एक अनहोली अलायंस था, बिकॉज इनकी आइडियोलॉजी पीडीपी से बिल्कुल अलग है। अब आज की डेट में ये शोर मचाते हैं और ये एक हिपोक्रेसी लेके आते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता है, कि 2014 के बाद जो केसेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, आरटीआई के बात कर रहे हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस है? क्या 2014 से 2022 तक ये उसका कन्विक्शन नहीं करा पाए? क्या इनके पास इन्वेस्टिगेशन उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को उसको खत्म नहीं करवा पाए? क्यों नहीं करवा पाए? क्या उसकी क्या नुपुर शर्मा जी जवाब दीजिए। ये तो पता नहीं क्या सवाल भी मेरा जवाब भी मेरा, दोनों लोगों का मेरे जवाब देने दीजिएगा जरा प्लीज नाविका जी। अरे आप खुद कह रहे हैं 2018 का नहीं 2017 का केस है, हुआ कि नहीं हुआ कन्विक्शन 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, बल्कि यासीन मलिक का टेरर फंडिंग में। और अगर उसकी तुलना कर ले कांग्रेस ने क्या किया, आपके चैनल पे देखा था नाविका जी, आपके अंग्रेजी वाले चैनल पे 1990 के दशक में कांग्रेस सरकार ने याचिका दर्ज करी थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, क्या कहते हुए, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ, उनका कोई पलायन नहीं हुआ, वो अपनी मर्जी से छोड़ के गए अपने घर, किसी का खून नहीं हुआ, किसी का बलात्कार नहीं हुआ, किसी के निहत्थे बच्चों को नहीं मारा गया। आप पता नहीं किसके, अरे बेल कोई सरकार थोड़ी ना देती है, कोर्ट देती है। अपने आप को आप वकील कहते हैं, फिर भी ऐसे बेतथ्य बातें करते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ असल में प्रॉब्लम क्या है। कांग्रेस पार्टी के एक जमाने में मंत्री होते थे जीएन सरूरी। सुनिए, आपने बेल बोला, आपकी बात होने दीजिए। कपिल जी मैं आपके ऊपर नहीं बोली, डिबेट मत खराब कीजिए प्लीज। नविका जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नविका जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो अपील में जाइए ना। नविका जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डिबेट ना खराब हो, मेरे ऊपर सब नहीं बोल। नहीं गुमराह की क्या बात है? आप सुन तो लीजिए ना, अपने समय पे बोलिएगा।
तरीका नहीं है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बताती हूँ जीएन सरूरी कौन है, मैं बता रही हूँ ना जीएन सरूरी कौन है। कपिल मदान, जीएन सरूरी कांग्रेस जम्मू कश्मीर के जीएन सरूरी उपाध्यक्ष हैं, मंत्री रह चुके हैं, 3 बारी के विधायक हैं। आपको पता है नविका जी, 3 वर्ष पूर्व उनको एनआईए ने उठाया था। किस गुना में? क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था। मानिए कांग्रेस के अपने नेताओं के हाथ आतंकवादियों के साथ या आतंकवादियों के हाथ नेताओं के साथ, क्योंकि कांग्रेस के खुद के 3 बारी के विधायक और मंत्री रहे हुए कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के फिलहाल के उपाध्यक्ष जीएन सरूरी को एनआईए ने उठाया था, जिनका नाम लिप्त है किश्तवाड़ की टेरर अटैक में। अगर आपको ये जानकारी नहीं, मैं आपको परोसना सही समझती हूं। और एक बात याद दिलाऊंगी, सब छोड़िए, आसिफ इब्राहिम, नविका जी आपको याद होगा, आसिफ इब्राहिम आईबी के चीफ होते थे। यही अंतर है कि हम लोग अपने निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर लेंगे, चाहे पुरानी सरकार क्यों ना हो एनडीए की, चाहे आज की क्यों ना हो, हम प्रतिबद्ध है। वही कांग्रेस पार्टी है, इशरत हमारी बेटी है, इशरत हमारी बहू है, इशरत हमारी पोती है, इशरत हमारी बहन है। और इशरत को कौन था जिसने उसको मैं कपिल मदान आपके पास आती हूँ। रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त जम्मू से। रविंद्र रैना जी, इब्राहिम नहीं होते तो आप तो चोरी करके निकल लेते। रविंद्र रैना जी नमस्कार, और सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है। रविंद्र रैना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज की बहस यह है कि क्या उम्र कैद की सजा बस काफी है? क्योंकि खन्ना परिवार के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह बेरहमी से हमारे सिपाहियों को मारा गया, इंडियन एयरफोर्स के अफसरों को मारा गया, और फिर एक बीबीसी के इंटरव्यू में छाती ठोक कर कहा गया कि हाँ मैंने मारा था, उस पर कोई भी केस कांग्रेस पार्टी ने लगाया ही नहीं, बल्कि आरटीआई इंफॉर्मेशन जो है 2007 से लेकर 2013 तक कहती है हमारा तो कोई केस ही नहीं है यासीन मलिक पे। और आज के ऑर्डर जो जज साहब ने दिया उसमें भी लिखा हुआ है कि इन्होंने हथियार छोड़ दिए थे और तब के प्रधानमंत्रियों ने उन पर विश्वास कर लिया था कि ये बदल चुके हैं, इसलिए प्रधानमंत्रियों के आवास में इनका आना जाना था, खाना पीना था। रविंद्र रैना जी, क्या ये पहली घड़ी है इंसाफ की, लेकिन अभी मंजिलें और भी बाकी हैं? जी नाविका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हम सब जानते हैं कि यासीन मलिक एक खूंखार आतंकवादी है। अदालत ने जो फैसला किया है, अदालत का फैसला सर्वमान्य है। हमारे देश की अदालतें एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं और हम एक लोकतांत्रिक देश में हम अपनी अदालतों के ऊपर बहुत हमको विश्वास है। जुडिशरी दुनिया के अंदर मानी जाती है भारत की। जो अदालत का फैसला है वो सर्वमान्य है। यासीन मलिक को बिल आकर कसूरवार ठहराया गया और उम्र कैद ही सही उसको उसके पापों की, गुनाहों की सजा मिली है। ये वो केस है जो टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए में 2017 के बाद जिसकी सुनवाई हुई, उस मामले में उसको उम्र कैद की सजा हुई है। जो आतंकवाद की घटना में उसने हत्या, अपहरण, जो रूबिया सैयद का इसने अपहरण किया था और श्रीनगर में एयरफोर्स के जवानों पर इसने ग्रेनेड हमला फेंका था, वो टाडा अदालत में मामला चल रहा है। यकीनन उसमें भी इसको सजा होगी, लेकिन हमारी अदालत ने इस खूंखार आतंकवादी को सजा दी है, इसको इसके गुनाहों की, इसके पापों की सजा दी है। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया। ये कश्मीर के नेता बने फिरते थे, ये नेता बने फिरते थे और बिरयानी खाते थे उस वक्त ये जो सरकारें होती थी यहां। लेकिन ये इन्होंने खुद आज इस बात को अदालत में कबूला है कि ये पाकिस्तान से हजारों करोड़ रुपया लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। क्योंकि आपको आतंकियों के बीच में और कश्मीर के रहने वाले लोगों के बीच का फर्क नहीं पता था। कपिल मदान, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, ये तस्वीर देखिए यासीन मलिक डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, और उसके बाद का दौर भी आपको याद होगा जब हामिद अंसारी जी के तहत एक कमेटी बनाई गई थी
और कमेटी ने कहा था कैसे इनके लिए रेड कारपेट होना चाहिए, कैसे इन अलगाववादियों को लाना चाहिए, और उस पूरे वक्त में आईएसआई से टेरर फंडिंग हो रही थी और कश्मीर की वैली में किस तरह से लोगों को मारा जा रहा था। मैं पूछना चाहती हूं, आज कपिल मतान जी बताइए इस देश को, क्या कश्मीरी हिंदुओं के खून से किन किन के हाथ रंगे हुए हैं? नाविका जी, पहली चीज तो ये, इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने एक बिरयानी की बात करी। अगर आपको, और हम सबको पता है कि जो पाकिस्तान है वो एक एनिमी नेशन है, वो रात से नहीं है, वो हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से बहुत पुरानी है। जैसे ही इनकी नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, इन्होंने अपने नवाज शरीफ को एज ए गेस्ट इनवाइट करा अपनी ओथ सेरेमनी में। पॉइंट नंबर 1, तब इनको याद नहीं आया कि हमारे ये दुश्मन नेशन था। दूसरी चीज, जब बिना बुलाए वहां पे नवाज शरीफ के वहां चले गए और वो बिरयानी किसने खाई और किसने बुलाया बिरयानी पे, और उसके बाद क्या हुआ पुलवामा में, हमें सब पता है। तो ये जो एक दोगलापन और ये हिपोक्रेसी की बात करते हैं, अगर दौर को छोड़ दीजिए, आप इस दौर की बात कर लीजिए। यासीन मलिक को आज ये आपके केसेस कहां थे उसके खिलाफ? यासीन मलिक के खिलाफ केसेस क्यों नहीं किए थे? कश्मीरियों का नरसंहार हुआ था कि नहीं, कि आप आंखें मूंद के बैठे हुए थे इस देश में? करो ना, लाइट दिख नहीं रहा तुम्हें? हेलो नाविका जी, मैं इसका जवाब दे सकती हूँ प्लीज? जी आपके पास आ रही हूँ। माजिद हैदरी, डिफॉल्ट बेल का भी जवाब नहीं दिया नूपुर जी। आपने डिफॉल्ट बेल का क्या होता है, आपने गुमराह तो कर दिया कि कोर्ट ने बेल दे दिया। नहीं, गुमराह तो आप पहले ये वाइनिंग एंड डाइनिंग का जवाब दीजिए ना। वो बेल तो कोर्ट देता है। आप बताइए, आपने ये कैसे कहा कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ? आप बताइए 2016 में आप क्यों मेहमान नवाजी कर रहे थे यासीन मलिक की? आपका रिश्तेदार ठहरा है? नहीं, आप जवाब दीजिए। 2006 में यासीन मलिक जैसा आदमी जो मान चुका था कि ये इंडियन एयरफोर्स के जो हमारे जितने तैनात जवान थे उनको मैंने मारा, आपने उनको क्यों बुलाया पीएमओ में? पीएमओ के सबसे बुलाया, आपने स्टेट गेस्ट बना रखा था क्या? यासीन मलिक के कांग्रेस पार्टी का स्टेट गेस्ट था? नहीं, अब बाटला हाउस के आतंकी थे। नहीं, आप बताएं, बाटला हाउस के आतंकी थे क्या स्टेट गेस्ट? तो सोनिया माता को रोना आ रहा था। बाटला हाउस के आतंकी सोनिया जी क्यों रोई? बताइए, सोनिया जी क्यों रोई? और आरवीएस मनी के ऊपर आप सिगरेट से जला रहे थे। वो आरवीएस मनी जो अफसर ये कह गए कि जो 26/11 हुआ ये कांग्रेस और आईएसआई ने साथ में किया है। बताइए, इसका जवाब दीजिए। आरवीएस मनी तो आपके टाइम पे अफसरशाह थे, उन्होंने कैसे कह दिया कि 26/11 जो हुआ है वो आईएसआई और कांग्रेस का कराया हुआ आतंकवादी हमला है? आप बताइए, सोनिया जी को रोना क्यों आया बाटला हाउस के आतंकवादियों के ऊपर? या आतंकवादी ढेर हुए, सोनिया जी रो रही है? मैं पहले माजिद हैदरी से पूछना चाहती हूँ। माजिद हैदरी, क्या 32 सालों से आपने कश्मीरी हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की, हाँ कि ना? आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये आपके भाई बहन नहीं थे? क्या ये कश्मीरी नहीं थे? क्या इनके लिए आपको कोई दर्द नहीं था? आज अगर 32 सालों बाद इंसाफ हो रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतनी देर क्यों लगी? आप बिना बुलाए बिरयानी। नाविका साहिब, आपने सही कहा, 32 वर्षों के बाद हो रहा है। 32 वर्ष भाइयों पे कश्मीर की सरकार डंडे बरसाती है, टीयर गैस चलाती है। मैं नहीं कहता, मैंने आरती टिक्कू साहिबा का ट्वीट देखा था, मैंने भी रीट्वीट किया था। कश्मीरी पंडितों पे 32 वर्षों में पहली दफा भाजपा की सरकार डंडे भी बरसाती है, टीयर गैस भी चलाती है, क्योंकि वो बेचारे कहते हैं कि हमारी जान बचाओ, हमारी जान को खतरा है, और उन्हें ये बोलने की इजाजत नहीं है। कांग्रेस की सरकार में ऐसा कभी नहीं होता था पंडित भाई। और दूसरी चीज आप देखें कि रविंद्र रैना जी जो भाजपा के इतने बड़े लीडर हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे वो जो 4 एयरफोर्स के जवान मारे गए थे वो कैसे मारे गए। इनने कहा उन पे ग्रेनेड फेंका गया था, आज एक नई थ्योरी बना दी, वो गोलियां चला के मारे गए थे। और आज रविंद्र रैना जी ने, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, बोल दिया कि नहीं, उन पे ग्रेनेड फटा था। आप देखिए सरकार के लोग खुद से कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और कितना जुल्म कर रहे हैं। और आप बाद में नाम लेंगी मुसलमान, माजिद हैदरी मुसलमान है, माजिद हैदरी आरोपी है, माजिद हैदरी के घड़ियाली आंसू है, माजिद हैदरी को इस देश में रहने का हक नहीं है, इसे पाकिस्तान। मैंने तो सिर्फ आप पर एक ही आरोप लगाया है कि आपको कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखा नहीं और उसका मुझे दिखता है ना। मैं कह रहा हूँ यहाँ की सरकार को अकाउंटेबल बनाओ। मुझे बताइए, तो 32 साल पहले जो हो रहा था उसके लिए कौन? 32 साल पहले का जो हिसाब किताब है आरती टिक्कू जी को दीजिए ना। आज
बोलिए आज अरे कब भारत तक हम माता की मैडम जय। पुराने यासीन गड्ढे मलिक को जो सजा गड़े हुई मुर्दे उखेड़ना सही छोड़ हुई, दें। ज्यादा होना चाहिए। आप बताइए। गड़े मुर्दे उखेड़ना छोड़ दे, जो माजिद हुआ हाइदरी, सो मेरी हुआ, बात मिलके आगे सुनिए आप। बढ़ेंगे। आप मेरी जो हुआ बात सो हुआ, हम प्यार मोहब्बत से आप आगे मेरी बात बढ़ेंगे। सुनिए। पुरानी बातें भूल जाएंगे, बस अच्छा। भूल जाइए पुरानी बातें। आरती टिक्कू, इनका कहना है कि आप नरसंहार भूल जाइए 1990 का, आज से एक नया अध्याय शुरू करिए। ये शुरू हो माजिद सकता है? हाइदरी- माजिद हाइदरी, एक तो पहले जो ये आप झूठ बोल रहे हो मेरे खिलाफ, आपको शोभा नहीं देता। आपको जिसके बारे में झूठ बोलना है बोल लीजिए। मेरे बारे में झूठ बोलेंगे तो आपके साथ सही नहीं होगा, आप कोर्ट में होंगे। ये पहली वार्निंग दे रही हूँ। दूसरी बात, आरती टिक्कू शायद सिर्फ और सिर्फ आरती टिक्कू है पूरे J&K में जिसने अकेले अपने बल पर जिसने आतंकवादियों का, जिहादियों का और इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है, ठीक है। और आज की गवर्नमेंट नहीं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, मैंने जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ, पिछले 22 साल से अकेले लड़ी हूँ। तो मेरे बारे में मेरे कोई लिए बकवास वार्निंग क्यों आ गई? नहीं, पहले मुझे बताइए मेरे लिए वार्निंग क्यों आई? मैंने क्या गलत कहा? मैं मुसलमान हूँ इसलिए वार्निंग आ गई? नहीं, बताइए, समझाइए। देश देख रहा, आपने वार्निंग दी ना किस बात पे? समझाइए। आप पत्रकार है ना, आपने वार्निंग किस बात पे दी? मैंने कोई चीज आपके खिलाफ कही, कोई चीज गलत कही कि मैं मुसलमान हूँ, बस वार्निंग है, मुसलमान तुम्हें वार्निंग है, तुम मुसलमान है भारत का, तुम्हें वार्निंग। अब आप जेनोसाइड विक्टिम अगर आपको कह रहा है कि झूठ मत बोलो, तो आपको वार्निंग लग रही है ना, बहुत खतरनाक। हाँ, इनको तो यही चाहिए कि आप ताउम्र रोते रहें, आपके साथ न्याय ना हो। लेकिन सवाल पब्लिक का, पर आज पवन सिंह वाराणसी से और विवेक तिवारी देहरादून से पूछ रहे हैं सवाल। नजीर साहब और बिट्टा साहब, आ रही हूं आपके पास सवालों के जवाबों के लिए। 1984 में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद बढ़ा था। मेरा सवाल है कि क्या यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा होने के बाद घाटी में आतंकवाद की घटनाएं कम होंगी? आज जो यासीन मलिक को सजा मिली है वो आज से 20 से 30 साल पहले क्यों नहीं मिली? दो और पब्लिक के सवाल है। प्रत्यूष सिंह रांची से और वीरेंद्र कुमार रायपुर से अपने सवाल पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं ये दो सवाल भी। मेरा सवाल ये है कि यासीन मलिक पर पाकिस्तान यूएन तक चला गया, तो भारत सरकार के काउंटर की तैयारी क्या है? मेरा सवाल यह है कि यासीन मलिक को तो कानून ने अपने शिकंजे में ले लिया है, पर कश्मीर में जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसके समर्थक, उनका क्या होगा? उनको जवाब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? सबसे पहले मैं नजीर साहब आपसे पूछना चाहती हूं, सवाल पब्लिक का यह है कि आज मिला न्याय जो हुआ था कश्मीर में 32 साल पहले, तो ये पहले न्याय क्यों नहीं मिला था? करे को फोन कर, अभी करता हूँ। देखिए नविका जी, जहां तक आज के फैसले की बात है, चाहे वो यासीन मलिक की कन्विक्शन की बात हो या उनको जो आज वर्डिक्ट उन पे आया है, लाइफ सेंटेंस जिसमें उनको करार दिया गया है, वो लेट क्यों हुआ? वो आप जो देश में सरकार चला रहे थे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे वो वाजपेयी जी हो, वाजपेयी जी जिन्होंने यासीन मलिक को पासपोर्ट दिया, जब यासीन मलिक फिर बाकी देशों में गए और वहां उन्होंने अपनी बात रखी, तो उसका जिम्मेदार सबसे पहले मुझे लगता है वाजपेयी जी है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी है जो उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे बुलाते हैं, और वो देश का मीडिया है जो उनको हमेशा टीवी डिबेट्स में बुलाता था, हमेशा उनके अपने शोज पे बुलाता, बड़े बड़े शोज पे उनको बुलाया जाता था और उनकी बात रखी जाती है। फिर मुझे लगता है अगर इन पे कार्रवाई होगी तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और लाजमन होनी चाहिए। और रही बात अब कि इतना लेट क्यों हुआ, मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया, वो आप आदिल से, माजिद हैदरी से नहीं पूछ सकते हैं, वो आप अपनी सरकारों से पूछे जो सरकार चला रहे हैं, चाहे वो सेंटर की बात हो चाहे वो कश्मीर की बात हो। अभी माजिद जी ने एक अच्छी बात कही थी कि आज तक हिस्ट्री में यह गवाह है, कभी पुलिस ने या कभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीरी पंडितों पे प्रहार नहीं किया था। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कश्मीरी पंडित्स पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रहार किया। रविंद्र नैना जी इसका जवाब दीजिए, क्या घाटी में अब वायलेंस कम होगा और टीयर गैस और शेलिंग जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है हाल ही में, इसकी क्या वजह है?
नाविका जी, यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों ने जहां कश्मीर घाटी में हिंदुओं को और कश्मीरी पंडितों को वहां निशाना बनाया, वहीं कश्मीर के मुसलमानों के भी ये गुनाहगार हैं। जब एक 8 साल के बच्चे की सुंबल के हाजिन में गला काटकर हत्या कर दी गई, उसका कसूरवार कौन था? इसका जवाब ये लोग नहीं देंगे। जब पुलवामा में एक 18 साल की एक महिला इशरत मुनीर की हत्या कर दी गई, शोपियान में खुशबू जान को मार दिया गया, ईद के दिन चौधरी मोहम्मद औरंगजेब को जो पुलिस आर्मी के जवान थे उसको पुलवामा में गला काट दिया गया, शब कदर की रात डाउनटाउन श्रीनगर में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की लिंचिंग कर दी गई। आखिर ये लोग कश्मीरी थे, ये भी मुसलमान थे, 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, इनको क्यों मारा? साहब, ये जो आतंकवादी हैं ये हिंदू मुसलमान नहीं देखते, क्योंकि कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों को निशाना बनाते हैं। लेकिन और जो यहाँ बैठ के आतंकवादियों की इन्हें भारत माता की जय कहने में बन के बैठे परहेज है इन्हें। रविंद्र रैना जी बोलेंगे नहीं कभी भारत माता की जय। बिट्टा जी, बिल्कुल 60 सेकंड देती हूँ आपको। बिट्टा जी ये जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि इनका कहना है कि पुरानी जितनी सरकारें थी, वाजपेयी से लेके कांग्रेस तक, सब कटघरे में खड़ी हैं। इसका जवाब क्या होगा? देखो नविका जी, इसमें कोई शक नहीं कि हम पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करते रहे, चाहे पंजाब हो चाहे कश्मीर के अंदर हो। मैं बीजेपी में नहीं हूं, पर मैं उस व्यक्ति, उस योद्धे के साथ हूं, उसको सल्यूट करता हूं जिसने 370 धारा हटाई। क्या होता था कश्मीर में? अभी भी मैं मानता हूं कश्मीरी पंडितों के ऊपर अभी भी फायरिंग जारी है, जवानों के ऊपर जारी है, पर एक हिम्मत तो की। तिरंगे झंडे का अपमान होता था, जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, रोज गोलियां चलती थी। मैं मानता हूं वो ऐसी हरकत करेंगे जिससे पूरी दुनिया में ऐसी न्यूज बने। अब एक बात कह रहे थे एक एडवोकेट साहब कांग्रेस के, कि वहां नरेंद्र मोदी जी क्यों गए थे? विरोध मैंने भी किया था। क्यों गए थे? क्यों नवाज शरीफ को यहां बुलाया था? पर जब पठानकोट दीना नगर की घटना की थी, मुझे पता था कि पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत होगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए थे तो चंबा के ऊपर 25 के करीब लोगों को शहीद कर दिया गया था, क्योंकि आईएसआई राजनीति से ऊपर है। तो क्या हुआ? दीना नगर पठानकोट की घटना के बाद आज तक एक गोली चलती है, 100 गोली का जवाब दिया जाता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान से कभी बैठक नहीं हुई, पाकिस्तान से कभी वार्ता नहीं हुई। आज पाकिस्तान को गोली का नुपुर शर्मा जी, जाने से पहले बस इतना पूछूंगी, जो पब्लिक का सवाल था कि अगर बिलावल भुट्टो लेकर जा सकते हैं यासीन मलिक का किस्सा यूएन में, तो भारत क्या करेगा? उसका क्या रिएक्शन रहेगा? अरे हमें यासीन मलिक को हमारे को यूएन में ले जाने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों के घरों में जाके रोने की जरूरत नहीं है, हमें इसको सीधा गैलोस पहुंचाएंगे। एनआईए, मैं अन्य चैनल पे वैसे ही सुन चुकी हूँ, एनआईए इसको अपील करेगी। और 1990 का जो किस्सा है, ये जो हंस रहे हैं ना यहाँ पे, ये वही है जिन्होंने अपने घर में यासीन मलिक को वाइनिंग डाइनिंग पे बुलाया था। और ना भूलिएगा, जो यहाँ हंस रहे हैं ये वही है जो आतंकवादियों के ढेर किया जाता है तो उसमें सोनिया माता उनकी रोती भी है। ना भूलिएगा, शर्म अल शेख में पाकिस्तान को ही आतंकवाद का शिकार बता देती है, ऐसी सरकार भी थी। प्लीज करके चुप रहिए, अपने समय पे बोलिए। लेकिन आपने माजिद हैदरी की क्या बात मिस कर दी क्या? माजिद हैदरी ने कहा यासीन मलिक साहब, मतलब यहाँ तुम हमारे हिंदुओं को बॉम्ब फेंक के मार दो, जान से मार दो, हमारी बहनों का तुम बलात्कार कर दो, और तुम्हें अभी कि मैं तुम्हारे को यासीन मलिक को आज भी साहब कहने वाले क्या न्याय देंगे कश्मीरी हिंदुओं का? ये है आज सबसे बड़ा सवाल जो पब्लिक पूछ रही है। आज हुई है शुरुआत, लेकिन मेरा नजरिया बस इतना है कि भारत की अदालतों में पूरा इंसाफ होता है। 26/11 में गोलीबारी करते पकड़े गए अजमल आमिर कसाब का भी ट्रायल के बाद सजा सुनाई गई थी। आज यासीन मलिक को मिली सजा पर कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। जरूर जो लोग यासीन मलिक के लिए फांसी मांग रहे थे उन्हें थोड़ी सी निराशा हुई होगी, लेकिन ये एक शुरुआत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यासीन मलिक के बाद बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, ऐसे हर चेहरे को सजा मिलेगी।
जिन्होंने कश्मीर के हिंदुओं के खिलाफ जुल्म किया था, क्योंकि अब पुराने हिसाब यूं ही नहीं छोड़े जाएंगे। इन हिसाबों का अब भुगतान होगा। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा कश्मीरी हिंदुओं के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है कि अजमल कसाब पर आंसू बहाने वाले, यासीन मलिक को साहब कहने वाले, अब इस देश के लोग उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब देश मांगेगा हिसाब और अदालतें देंगी हिसाब। बस आज सवाल पब्लिक का पर इतना ही इस डिबेट में, लेकिन इस श्रृंखला में जिसमें मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने पर आपको एक इंटरव्यूज की सीरीज दिखा रही हूं। मैंने जो पिछले कुछ सालों में ये इंटरव्यूज लिए हैं, उनकी शख्सियत के उनके पहलुओं को सामने आपके रखना चाहती हूं, जिसके दम पर वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां निभा पा रहे हैं। आज इस सीरीज में 2013 का इंटरव्यू देखिए। तब तक उन्हें प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बीजेपी ने घोषित किया भी नहीं था, लेकिन वो खुद इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार होने का संकेत देने लगे थे। बल्कि ये बस तब की बात है जब राजनाथ सिंह पार्टी के प्रेसिडेंट थे और नरेंद्र मोदी बीजेपी की उम्मीद का चेहरा थे। देखिए ये इंटरव्यू। He's the man in the center stage, the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, the man who everybody is looking for. Is he in the running for the top job for the 2014 elections? Mr. Narendra Modi, that's the biggest question. आपने कुछ दिन पहले ये कहा कि आपने गुजरात का कर्ज अदा किया है और अब देश का कर्ज अदा करने की बारी है, और इससे एक स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि आपकी तरफ से ये पहल हुई है। क्या ये आपका एक इंडिकेशन है? देखिए, मीडिया की यही मास्टरी होती है कि हर चीज को स्पिन कैसे करना। हकीकत यह है कि हम बचपन से आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं और बचपन से हम लोगों को यही सिखाया है कि देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए कुछ करो। और स्वाभाविक हमारी बातों में हम गांव में झाड़ू भी लगाते हैं तो लगता है कि देश के लिए काम करते हैं। हम गुजरात में गरीबों की सेवा के लिए कोई काम करते हैं तो भी हमको लगता है देश की सेवा करते हैं। और मैंने ये भी कहा है कि इस देश के सभी नागरिकों का जब तक ये भाव नहीं बनता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, और ये हम सबका दायित्व बनता है कि माहौल बनाएं कि आओ हम सब देश के लिए कुछ करें। और देश के लिए कुछ करने के लिए ये कहना कि फलाना पद होगा तभी देश के लिए किया जा सकता है, फलानी जगह पर होंगे तभी हो सकता है, तो देश चल ही नहीं सकता है। पर आपने खास कहा कि गुजरात का कर्ज अदा हो गया है, अब देश का कर्ज, तो इसका मतलब सेंटर स्टेज नई दिल्ली? अगर मेरा वो भाषण कोई सुनेगा तो मेरे पहले जिस सज्जन का भाषण हुआ उन्होंने ये कहा कि मोदी जी, गुजरात का कर्ज पूरा हो चुका है, अब देश का कर्ज पूरा कीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये मोदी को अकेले को कर्ज नहीं है, इस देश के 100 करोड़ देशवासियों के ऊपर भारत माता का कर्ज है और हम सबको ये कर्ज चुकाना है। और भारत माता के बेटे के नाते हम सबको भारत माता का कर्ज चुकाना है। लेकिन मोदी जी, आप सोशल मीडिया पे या वैसे बाकी मीडिया पे जो चल रही है एक बहस, उसको बड़े करीबी से देखते हैं। आपका अपना ब्लॉग है, आप बहुत कनेक्टेड चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं, हर जगह चर्चा यही है, क्या 2014 नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा या 2014 नरेंद्र मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह होगा? मैं इतना जरूर मानता हूं कि 2014 में चुनाव का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी सेट करेगी। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। और जिस प्रकार से गुजरात की जनता ने
कांग्रेस मुक्त गुजरात बनाया है, वैसे ही देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अप्रैल 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बहुत जिस तरह उनके साथ होता है मीडिया के साथ लुका छुपी, किस तरह से इंटरव्यू मिलेगा, मानते नहीं हैं, ज़्यादा कैमरा पर आना नहीं चाहते थे उस दौर में। और बस एक और पहल की थी मैंने और कोशिश की थी और उनसे ये इंटरव्यू जब मिला तो पूछने की कोशिश की थी कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर रेस में अपना हैट डाल रहे हैं। तो ये उस दौर का इंटरव्यू था और मैं आपको बताना चाहती हूँ दर्शकों, इस इंटरव्यू के ठीक 2 महीने बाद गोवा का अधिवेशन हुआ था बीजेपी का और मोदी कैंपेन कमेटी चीफ बने थे, जो ऐलान था बीजेपी का कि वो उनके प्राइम मिनिस्टीरियल फेस रहेंगे इस चुनाव में। और यही था वो इंटरव्यू जब से ये पहल शुरू होनी हो गई थी शुरू कि मोदी जी सेंटर स्टेज दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। आज बस इतना ही। ये पुराने इंटरव्यूज का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपनी सीट से उठिएगा मत, क्योंकि आ रहे हैं प्रोफेसर सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज़ की पाठशाला।